चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स को देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसा करंट अफेयर्स 10 यूनिट में हम लोग देख रहे हैं, आप सबको पता है। ठीक है, आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो यूनिट हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां से आज हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग का करंट अफेयर्स में मेरा आपके साथ एक ही उद्देश्य रहेगा ही कि पीटी के पर्पज से सभी जो भी आगामी एग्जाम्स होंगे 2024 में, उस सभी में आप करंट अफेयर्स से निश्चित हो जाए। और दूसरा, अगर मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं तो एक अवधारणा भी आपकी बनती चले जाए। उस जो टॉपिक और यूनिट आएगा मुख्य परीक्षा से संबंधित, तो हम आपसे थोड़ा सा विस्तार में चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट आपने बनाया होगा अपने कॉपी में, वहां पर चलेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो विकास है, आपको पता ही है, प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते हैं और बीपीएससी मेन में भी एक ये आपके लिए टॉप एक सब्जेक्ट की तरह है वहां पर भी। ठीक है, देखिए अभी आप एआई बहुत सुन रहे होंगे, सभी लोग जान रहे हैं एआई को चल रहा है। उसमें एक नया आया है एआई का, जेमिनी के नाम से, आपने देखा होगा अगर कहीं न्यूज़पेपर में, जेमिनी। ठीक है, जेमिनी क्या है? गूगल के द्वारा विकसित ये एआई है। यह गूगल ने बनाया है, जो इंसानों की तरह सोचने वाला एआई टूल है। ठीक है, जेमिनी क्या है? गूगल द्वारा निर्मित है और इंसानों की तरह ये सोच पाएगा। ठीक है, अब इसमें ही महत्वपूर्ण चीज है कि गूगल के सीईओ कौन है, आप जानते होंगे। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं, सुंदर पिचाई। ठीक है, ये क्या है? जेमिनी एक नया भाषा मॉडल एक तरह से मानिए। ठीक है, इसके 3 प्रारूप इन लोगों ने बना रहे हैं गूगल के द्वारा। इसके जेमिनी का 3 प्रारूप आप देखेंगे। ठीक है, पहला का नाम इन लोगों ने रखा है जेमिनी नैनो, जेमिनी नैनो के नाम से। तो जेमिनी नैनो जो एआई है इनका, वो मोबाइल पे चलेगा। ठीक है, वो कहाँ उपलब्ध रहेगा? वो मोबाइल पे उपलब्ध रहेगा। वहां जवाब का सुझाव देने के लिए मोबाइल पे आपको जवाब का सुझाव बता सकता है। टेक्स्ट का सारांश बताने में प्रयोग होगा, जो टेक्स्ट होंगे उसका सारांश बताने का काम कर सकता है ये, और जवाब का सुझाव आपको देगा। जेमिनी नैनो जो मोबाइल पे चलेगा। इसका अगला है जेमिनी प्रो। दूसरा होगा जेमिनी प्रो के नाम से। उसका थोड़ा एडवांस रूप है नैनो से आगे। ये गूगल के डेटा सेंटर जहाँ है वहां ये काम करेगा। गूगल ने इसको बनाया, एडवांस संस्करण है ये। गूगल का डाटा केंद्र पे ये काम करने वाला तकनीक होगा, जो कम समय में तेज प्रतिक्रिया और जटिल प्रश्नों को सुलझा पाएगा। ये है उसका जेमिनी प्रो। इसके बाद उसने एक तीसरा बनाया, जेमिनी अल्ट्रा। 3 स्वरूप में आया रहेगा जेमिनी अल्ट्रा। ये सबसे एडवांस स्वरूप है इसका, जेमिनी अल्ट्रा के नाम से। ठीक है, इसका क्या रहेगा? सबसे शक्तिशाली भाषा मॉडल जेमिनी अल्ट्रा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये 3 जेमिनी के नाम से एआई टूल है ये, जो इंसानों की तरह सोचने का क्षमता जिसमें होगा। ठीक है, ये गूगल के द्वारा विकसित किया जा रहा है या प्रारंभ हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें, जो न्यूज़पेपर में भी कुछ दिन पहले आया, आकाश मिसाइल। नाम आपने सुन रखा होगा पहले भी। ये आकाश मिसाइल जो है, तो भारत का ये बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है। जब हम लोगों ने 5 मिसाइल डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू किया था। ठीक है, सबसे प्रारंभ में 5 मिसाइलों को डेवलप करने का काम शुरू हुआ था, उसमें एक आकाश भी था। ठीक है, आप सबको पता होगा, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ये जो हम लोग का 5 मिसाइल जिसमें शुरू हम लोग कर रहे थे, उसमें आकाश भी था। ये आकाश कैसा मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। सरफेस टू एयर है, ये सतह से हवा में मार करने की इसकी क्षमता है। सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश हम लोग का। ठीक, देखिए बहुत दिनों से ये जो हमारे यहाँ परीक्षण भी हुआ, सफल प्रयोग है, सेना में भी शामिल है। नया क्या हुआ इसमें? नया ये सब परीक्षण इसमें किया गया कब? इसमें 12 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका, इसका जो हमारा वायुसेना स्टेशन है, आंध्र प्रदेश में कहाँ है? सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन है। ये 12 दिसंबर को यहाँ टेस्ट हुआ आकाश का। ये एक साथ 4 टारगेट को ये हिट कर सकता है। एक साथ 4 लक्ष्य को भेदने की क्षमता इसमें टेस्ट की गई। ठीक है, ये इसकी विशेषता निकल गई। क्या निकल गया? एक साथ 4 टारगेट, 4 लक्ष्य को ये भेद सकता है।
ये बड़ी बात सामने निकल गई आकाश का। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है। अब डीआरडीओ ने इसका जो परीक्षण किया तो उनका आया ये कि भारत एकल फायरिंग इकाई से इसको यूज करके क्या कर सकता है, एक साथ 4 टारगेट को भेज सकता है, जिसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। कितनी दूरी तक? 25 किलोमीटर के रेंज में एक साथ एक बार फायरिंग, एक एकल फायरिंग इकाई से इसको यूज करके 4 टारगेट को ये हिट कर पाएगा। अब आप देख रहे होंगे, अगर न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया, टीवी पे देखेंगे अगर आप, तो जो भारत रूस यूक्रेन युद्ध है या हमास इजराइल युद्ध है, जो दो युद्ध अभी चल रहे हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है। किस चीज का? एक देश का रॉकेट जा रहा है या मिसाइल से हमला हो रहा है या ड्रोन से हमला हो रहा है, और दूसरे का जो रक्षा प्रणाली है वो उसको हिट कर रहा है, फिर उसको रास्ते में हम लोग खत्म कर सके। ठीक है, सतह से उड़ा हवा में उसको खत्म कर दे। ऐसा ही है, मेरे हम लोग के पास भी ये जो टेक्नोलॉजी है, तो ये सरफेस टू एयर जो मिसाइल होता है वही इस काम को कर पाएगा। ठीक है, कि एयर में ही टारगेट को मार करके गिरा दिया। तो आप देख रहे हो बड़ी संख्या में एक साथ ड्रोन या रॉकेट या मिसाइल का हमला हो रहा है, तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी कि एक एकल सिंगल पॉइंट से हम अगर इसको छोड़ते हैं तो 4 टारगेट के हिट कर जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है किसी भी युद्ध में। और इस तरह का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, इस तरह का कोई अभी तक परीक्षण या किसी के देश के द्वारा उपयोग नहीं है कि एक बार छोड़े और वही एक सिंगल प्रणाली से हम लोग छोड़ते हैं, एकल फायरिंग इकाई का यूज करेंगे और 4 टारगेट को हिट करेगा। ऐसा ही किसी के पास मिसाइल का भी परीक्षण किसी देश के पास नहीं है। भारत इस मामले में पहला देश बना है। ठीक है, अब समझ सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग का मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक ना, और जिस तरह के परिप्रेक्ष्य अभी हैं युद्ध की, उसमें निश्चित रूप से जिस तरह के मिसाइल का यूज हो रहा है, आने वाले मुख्य परीक्षा में आपसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। ठीक है, या भारत का जो क्षमता है अपना डिफेंस का, रक्षा का, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इसी में है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल, आईएनएस इम्फाल आपको जाना, ये क्या है? तो ये विध्वंसक युद्ध पोत है। ये क्या? ये युद्ध पोत है जिसका अभी मुंबई में जलावतरण किया गया। ठीक है, ये भी मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस है, गाइडेड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस युद्ध पोत है। ठीक है, आईएनएस इम्फाल। अब यहाँ पीटी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, आपसे मैंने चर्चा किया है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पे या फिर रक्षा पे, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जो प्रश्न है वो अलग है। पीटी में जब आते हैं तो आप नाम देखिए, पहला आईएनएस इम्फाल। ये क्या है भाई? ये विशाखापत्तनम श्रेणी का जहाज है। विशाखापत्तनम श्रेणी। ठीक है, विशाखापत्तनम श्रेणी का ये युद्ध पोत है। इसका दूसरा भी प्रोजेक्ट का नाम है P-15B श्रेणी। 2 श्रेणी के नाम से जान सकते हैं, या तो विशाखापत्तनम श्रेणी या P-15B श्रेणी है। किस सीरीज का ये? P-15B सीरीज का विध्वंसक युद्ध पोत है ये। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछेगा कि किस श्रेणी का है आईएनएस इम्फाल, तब आपका जो आपके पास ऑप्शन नंबर होगा, विशाखापत्तनम श्रेणी, कलकत्ता श्रेणी, नई दिल्ली श्रेणी। ठीक है, शहर के नाम से हमारे यहाँ जो युद्ध पोत है उसकी श्रेणी है। विशाखापत्तनम श्रेणी के पहले कलकत्ता श्रेणी था, उसका एडवांस रूप है, उससे एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो युद्ध पोत बनाए जा रहे हैं वो विशाखापत्तनम श्रेणी में है। ठीक है, इसका दूसरा नाम P-15B श्रेणी है। ठीक है, इस विशाखापत्तनम श्रेणी में 4 जहाजों का निर्माण किया जाना, 4 जहाजों का निर्माण किया जाना था। पहले का नाम है ये विशाखापत्तनम। ठीक है, दूसरा जो जहाज इसमें बना युद्धपोत, जहाज मतलब युद्धपोत है, ये विध्वंसक युद्धपोत है। विशाखापत्तनम श्रेणी का दूसरा का नाम है मोरमुगाओ। आपको पता है मोरमुगाओ के बारे में अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जान जाएंगे कि गोवा का एक शहर है। कहाँ का? ये गोवा में मोरमुगाओ है, उसके नाम पे है। तीसरा जहाज इसका आपको बता दे इम्फाल के नाम पे है। इम्फाल आपको पता है मणिपुर में है। तीसरा आईएनएस इम्फाल। चौथा, ये 2 पहले शामिल हो चुका था, विशाखापत्तनम शामिल पहला है, मोरमुगाओ शामिल हो चुका है युद्धपोत नौसेना में। तीसरा युद्धपोत मेरा इम्फाल का अभी जलावतरण मुंबई में किया गया। ठीक है, इसका चौथा है, इसका नाम है सूरत। इसका नाम होगा आईएनएस सूरत।
ये अभी नौसेना को नहीं मिला है, जलावतरण नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है संभवतः पहले जो लक्ष्य था 2024 तक चारों मिल जाने का, हो सकता है इस वर्ष तक ये भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये 4 श्रेणी के जहाज हो गए। अब फिर आप समझ सकते हैं, एक प्रश्न आपसे ये भी हो सकता है, अब देख लीजिए 4 शहर का नाम आ गया आपके पास। ठीक है, तो एक साधारण सा क्वेश्चन हो सकता है कि किसके नाम पर नहीं है, इसमें से कौन विशाखापट्टनम श्रेणी या 15वीं श्रेणी का जहाज किस शहर के नाम पर नहीं है। अभी आप जो 4 के अलावा नाम होगा उसको आंसर करेंगे, किन शहरों के नाम पर है, तब भी ये 4 आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखेंगे, हमने आपसे पहले चर्चा किया, पहले भी कलकत्ता श्रेणी, नई दिल्ली श्रेणी के युद्धपोत बने हैं, लेकिन अभी तक किसी भी युद्धपोत का नाम पूर्वोत्तर राज्यों के किसी शहर के नाम पर नहीं रखा गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि पूर्वोत्तर राज्य के किसी शहर के नाम पर रखा गया है, जो है इम्फाल। ठीक है, अब आप फिर समझ गए, एक प्रश्न आपके लिए फिर खड़ा हो गया। ठीक है, कि पूर्वोत्तर राज्य के किसी शहर पे नामांकन पे पहला जो युद्धपोत है वो कौन है। कोई भी शहर का नाम दे देगा पूर्वोत्तर का, आप समझेंगे इम्फाल के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये नेशनल मूवमेंट में मणिपुर का जो योगदान रहा उसको चिन्हित करने के लिए, उसको याद करने के लिए इस बार इम्फाल नाम रखा गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि विशाखापट्टनम श्रेणी या 15वीं श्रेणी के 4 विध्वंसक युद्धपोत बनाए जाने थे, इसमें से 3 सेना को मिल चुका है, चौथा सूरत का निर्माण चल रहा है। इनका निर्माण, अभी प्रश्न भी हमसे आता है, कहाँ हो रहा है, तो ये मझगांव डॉकयार्ड जो हमारा है, मझगांव में जो शिप बिल्डर्स का जो काम होता है वहां बन रहा है। ठीक है, मझगांव में, मुंबई, वहां से निर्मित है ये। ठीक, ये 4 श्रेणी का नाम विशाखापट्टनम, मझगांव, सूरत और इम्फाल। इम्फाल अभी आया। ठीक, अंतिम बात जानेंगे इस पे, ये जो मेरा इम्फाल है, ठीक है, हम आपसे बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या है कि गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस है। इसमें 2 मिसाइल का यूज है इस युद्धपोत पर लगाया गया, एक बराक का, ठीक है, जो सतह से सतह पे मार करता है, दूसरा इसमें ब्रह्मोस लगाया गया है। अब सबको पता होगा ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है हम लोगों का, बहुत प्रश्न पहले भी ब्रह्मोस से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है हमारा ब्रह्मोस। ठीक है, जो भारत और रूस के सहयोग से निर्मित है। ठीक है, इसमें 8 बराक मिसाइल इम्फाल में और 16 ब्रह्मोस लगे होंगे। ब्रह्मोस का काम एंटी शिप मिसाइल के रूप में इसमें यूज होगा। ठीक है, मान लीजिए आप खुद समझ रहे हैं ना कि इसको, ये तो समुद्र में होता है, अभी आप युद्ध में देख रहे होंगे, बार बार चर्चा देख रहे हैं, अभी 1-2 बड़े बड़े युद्धपोत पे भी जो आक्रमण हुआ यूक्रेन रूस युद्ध में और युद्धपोत की, तो युद्धपोत की सुरक्षा के लिए फिर उसमें मिसाइल जरूरत है, ताकि उस पर भी हमला हो तो अपना रक्षा वो खुद से कर सके। इसमें एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस है, बराक है, और आपको पता होगा शिप को 2 चीज से खतरा होता है, एक तो ऊपर से जो मिसाइल गिरे, दूसरा पनडुब्बी से होता है। तो उसके लिए सबमरीन जो रॉकेट्स होते हैं वो भी इसमें लगाया गया है। ठीक है, जो बाकी युद्ध के लिए जो मशीन गन्स होंगे तो कॉमन बात है, वो रहेगा ही। मतलब पूरी तरह से ये एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग का युद्धपोत है, जो इसका तीसरा नंबर का युद्धपोत है, P-15वीं श्रेणी का, जो अभी इसका जलावतरण मुंबई में कराया गया। ठीक है, ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि इसको ठीक से आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आज अवार्ड पे। ठीक है, पुरस्कार वाले चीज पे चलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 अभी था आपको जानने के लिए। देखिए, पुरस्कार वाले श्रेणी पे चलेगा, वही अपनी कॉपी में, जैसा हम लोग लगातार चर्चा करते हैं आपसे कि 10 मिनट में आपसे बता रखे हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे करंट अफेयर्स को देखने का। ठीक ना, आज अवार्ड को भी देखेंगे, उसके बाद खेलकूद को भी देखने का आज प्रयास करेंगे हम लोग, वहां भी कुछ देख पाए। देखिए, अवार्ड वाले में आपको पता है कि ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, ये पूरी तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, या बीपीएससी का पीटी आप दे या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, वहाँ 1-2 प्रश्न आपसे लगातार आते हैं। ठीक ना, तो आज जिसको हम लोग देखेंगे इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन को सुनेंगे, राइट डाउन करेंगे, तो 2-3 बार इसका रिविजन भी करते रहेंगे, तो आप इसको ध्यान में रख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं जमुना लाल बजाज पुरस्कार 23 से। किसे शुरू करेंगे? जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2023। ठीक है, इस पुरस्कार के बारे में हमको जानना चाहिए सबसे पहले
कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? साधारण सा क्वेश्चन हो गया। जमुना लाल बजाज पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। 4 क्षेत्रों में मिलने वाला ये पुरस्कार है। 2023 की घोषणा हो गई है। इसको हम लोग देखेंगे अब। जैसे सुधा वर्गीज, सुधा वर्गीज को मिला। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस बार हम मेरे यहाँ से सुधा वर्गीज अगर जमुना लाल बजाज पे जाएगा तो सुधा वर्गीज को उसको पूछना चाहिए। सुधा वर्गीज को ये पहले भी हमारे यहाँ पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड विजेता सुधा वर्गीज को महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया। महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु सुधा वर्गीज को 2023 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार मिला है, जिनको पहले भी पद्मश्री मिला हुआ है। हम लोग अवार्ड वाले प्रश्न में देखिएगा, कभी कभी यही करता है लोग, ये देगा सुधा वर्गीज को अभी तक कौन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, पद्मश्री, जमुना लाल बजाज, ठीक है, ऑप्शन ऐसे देगा। फिर एक जानना ये चाहेगा कि दोनों सही है कि एक सही है, ठीक है। अब दोनों कर पाएंगे तब दोनों ध्यान रखिएगा कि उनको पद्मश्री पहले मिला, बाद में जमुना लाल बजाज 2023 का मिला, ठीक। दूसरा कैटेगरी है अभिनव कार्य के लिए, इनको महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए मिल गया, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है अभिनव कार्य पुरस्कार, ये डॉक्टर रेगी जॉर्ज, ठीक है। इसमें आपको फिर से कह रहे हैं कि पूरा इंफॉर्मेशन बेस है। डॉक्टर रेगी, ठीक है, डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी, 2 डॉक्टर को मिला, डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी, डॉक्टर ललिता रेगी, ठीक है। इसको अभिनव कार्य के लिए दिया गया। ये दोनों कौन है? तो एक ट्रस्टी है, ट्राइबल हेल्थ के लिए एक संस्था काम करती है जो तमिलनाडु में है, ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव के नाम से, वो तमिलनाडु में काम करने वाली संस्था है, उसके लोग ट्रस्टी हैं दोनों, उसको ये अवार्ड दिया गया अभिनव कार्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज के लिए, ग्रामीण विकास में किसके लिए दिया गया है? तो ग्रामीण विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए, ठीक है, दिया गया है ये डॉक्टर राम लक्ष्मी दत्ता को। डॉक्टर राम लक्ष्मी दत्ता, ग्रामीण विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज, इस पे काम करने के लिए डॉक्टर राम लक्ष्मी दत्ता को दिया गया, ठीक है। ये डायरेक्टर है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारा बंगाल में काम है, उसकी डायरेक्टर है, उनको दिया गया। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण है, अगर जमुना लाल बजाज में पूछा जाना हो तो मैंने आपसे चर्चा किया, पहला सुधा वर्गीज महत्वपूर्ण है, दूसरा ये बार बार पूछे जाने वाला है, गांधीवादी विचार के प्रसार के लिए, मतलब भारत से बाहर गांधीवादी विचार के प्रसार के लिए भी इसकी एक श्रेणी, ठीक है। तो भारत से बाहर गांधीवादी जो थॉट है, गांधी जी का जो विचार है, थॉट है, उसके प्रसार के लिए अवार्ड दिया गया है डॉक्टर राहा नवा कुमार को। डॉक्टर राहा नवा कुमार, राहा नवा कुमार, इसको ध्यान में रखिएगा, राहा नवा कुमार को दिया गया है, ठीक ना। ये कौन है? तो ये गांधी आश्रम ट्रस्ट है बांग्लादेश में, उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के, मतलब बांग्लादेश में गांधीवादी विचार के प्रसार के लिए राहा नवा कुमार को दिया गया है। ये गांधी आश्रम ट्रस्ट से संबंधित है, क्लियर है, ठीक। चलिए, पहला पुरस्कार था हम लोग का जमुना लाल बजाज, इसको हम लोग देखें। आज से 1-2 प्रश्न रहते हैं, ठीक ना। दूसरा देखेंगे साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी 2 तरह का पुरस्कार देती है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों हम लोग के 24 भाषा में दिया जाता है। कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से थोड़े कम आते रहे, लेकिन फिर भी संभावना तो रहती ही है, खासकर जो हमारा प्रमुख विषय है हिंदी और बिहार का दूसरा मैथिली, ये 2 सब्जेक्ट, 2 जो मेरी भाषा है उसका जरूर जानेंगे, ठीक है। हम लोग सबका 24 का जानेंगे, लिखेंगे भी नहीं, आप मैगजीन्स में कभी देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे 2 शेयर कर रहे हैं। पहला आपको मैथिली में देखेंगे, संस्कृति मिश्र को, मैथिली संस्कृति मिश्र, ठीक है। मैथिली में संस्कृति मिश्र को मिला। इनके कविता संग्रह का नाम है कहवाक अच्छी हमरा, कहवाक अच्छी हमरा,
ठीक है, इस बुक का नाम याद रखिएगा, कहवाक अच्छी हमरा का कविता संग्रह है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है ना, कहवाक अच्छी हमरा किसकी कृति है, जो कि इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला है, इसलिए इनकी पुस्तक को हमको जानना चाहिए। संस्कृति में इसकी किताब है कहवाक अच्छी हमरा, जिसको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला। ठीक है, इस तरह एक हिंदी का जानेंगे कम से कम। हिंदी में अतुल कुमार राय को मिला, हिंदी में अतुल कुमार राय, इनका नाम जानेंगे अतुल कुमार राय। ठीक है, इनका नॉवेल है, नॉवेल का नाम है चांदपुर की चंदा, चांदपुर की चंदा। ठीक है, अब बुक भी पूछता है तो आप देखे होंगे कि कभी कभी बुक और राइटर पूछेगा, तो बुक और राइटर भी कहाँ से पूछता है, वो उसी जगह से पूछता है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चांदपुर की चंदा अतुल कुमार राय की किताब है, इसको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब युवा से थोड़ा अलग करना है, इसलिए कि दूसरा अवार्ड के बाद फिर हम साहित्य अकादमी की चर्चा करेंगे। देखिए, एक अवार्ड है कल्चरल मेडलियन, कल्चरल मेडलियन अवार्ड, कल्चरल मेडलियन, ये सिंगापुर का अवार्ड है। कला संस्कृति के क्षेत्र में सिंगापुर का जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है, कल्चरल मेडलियन है। तो सामान्य रूप से कोई विदेश का जो बड़ा अवार्ड होता है वो कम ही पूछा जाता है बड़ा होने के बावजूद, लेकिन वो तब पूछा जाता है जब उससे किसी तरह से कोई भारतीय या भारतीय मूल के लोग संबंधित हो जाएं, तो संभावना फिर से बन जाती है। इसीलिए इसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। कल्चरल मेडलियन अवार्ड जो हमारा है सिंगापुर का, ये सिंगापुर का कला का सबसे, कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को मिला। इसलिए जान रहे हैं ये भारतीय मूल की है। ठीक है, मीरा चंद, भारतीय मूल की मीरा चंद को मिला है, इसलिए हम लोग इसको जानेंगे यहाँ पे। देखिए, मीरा चंद को संयुक्त रूप से मिला है, मीरा चंद के साथ दो लोगों को साथ में मिला, इसलिए उन दोनों का नाम एक बार आप ध्यान में डाल ले। ठीक है, और दूसरा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि मीरा चंद को ये अकेले नहीं मिला, संयुक्त रूप से मिला। अगर एग्जाम में आएगा तब भी आपको जिनके साथ दो नाम में कोई भी ध्यान रह जाएगा तो आप सही कर पाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं सुचेन क्रिस्टन लिप, इनके साथ मिला सुचेन क्रिस्टिन लिम। ठीक है, और एक मिला है मलय नृत्य के हैं कलाकार, किसके हैं, मलय नृत्य, एक मलय नृत्य शैली है सिंगापुर की। ठीक है, मलय क्या है, नृत्य शैली वहां की है, उसके कलाकार हैं उस्मान अब्दुल हमीद, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद, ये तीनों को मीरा चंद, ठीक है, क्रिस्टिन लिम और अब्दुल हामिद, ये तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है ये कल्चरल मेडलियन अवार्ड सिंगापुर का। ठीक है, जैसा कि हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, भारतीय मूल की हैं, उनको मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए एक दो बुक्स भी मीरा चंद के अगर आप ध्यान में रख पाएंगे, उनका जो प्रसिद्ध किताब है नाम ले लेते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, लिख लेंगे। मेरा का उपन्यास है हाउस ऑफ द सन, एक प्रसिद्ध उपन्यास है हाउस ऑफ द सन, और एक उपन्यास है उनका द पिंक व्हाइट एंड ब्लू यूनिवर्स, द पिंक व्हाइट एंड ब्लू यूनिवर्स। ठीक है, एक बुक हो गया, एक उनका किताब है हाउस ऑफ द सन। ठीक है, तो इतना भी कम से कम ध्यान रखिएगा तो आपका काम चल सकता है। नेक्स्ट आएंगे के बिरला पुरस्कार, अवार्ड्स में इंफॉर्मेशन बेसिक है। के बिरला फाउंडेशन देता है इसको, के बिरला पुरस्कार 2023 का इसके द्वारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। पुरस्कार को फिर हम लोग व्यास सम्मान के नाम से जानते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2023 का जो व्यास सम्मान, अवार्ड का नाम हो जाता है क्या, व्यास सम्मान। ठीक ना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2023 दिया गया। इसको याद रखिएगा, पुष्पा भारती, किसको मिला, पुष्पा भारती को, ये व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती। और इनकी किताब का नाम याद रखना है आपको, इनकी किताब का नाम आसान है आपके लिए, तो आपको याद रह जाएगा, इसलिए इनकी किताब का नाम ही यादें, क्या है, यादें
यादें और यादें। इनके बुक का नाम है यादें, यादें और यादें। ठीक है, अब इसी को आपको याद रखना, यादें, यादें और यादें पुष्पा भारती की किताब है, जिसको व्यास सम्मान 23 दिया गया है। ठीक है, इस किताब में उन्होंने अपना से यादें, आप समझ रहे हैं, यादें तो अपने संस्मरण होंगे उनमें। ठीक है, तो इस बुक में उनके द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञय, महादेवी वर्मा, निराला जैसे लेखकों के जो संस्मरण है उसको रेखांकित किया गया है। इस बुक में क्या है, बहुत सारे जो हिंदी के प्रसिद्ध जो कहानीकार रहे हैं, जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो लोग हैं, जैसे महादेवी वर्मा, अज्ञय, निराला, ठीक है, आदि के संस्मरणों को इसमें रेखांकित किया गया है। ठीक है, और ये पुष्पा भारती के बारे में एक दो लाइन जान सकते हैं हम लोग हैं। ये पहले मुक्तराज के नाम से, मुक्तराज इनका नाम है, पुष्पा भारती किस नाम से लिखती थी, एक छद्म नाम, हिंदी साहित्य में बहुत सारा परंपरा रहा है पूर्व में कि दूसरे के नाम से लिखने का, मतलब छद्म नाम से, अपना नाम नहीं एक अलग नाम से लिखे। तो ये मुक्तराज के छद्म नाम से पहले लिखते रही हैं। उनका जो एक सीरीज था, एक लेखमाला लिखी थी जिसका नाम था रोमांचक सतकथा। रोमांचक सतकथा क्या है, रोमांचक सतकथा इसकी है मुक्तराज के द्वारा लिखी गई एक लेखमाला है। ये मुक्तराज कौन है, मुक्तराज यही पुष्पा भारती है। ठीक है, मुक्तराज के नाम से लिखती थी लेकिन ये पुष्पा भारती है। ठीक ना, ठीक है, और 17 किताबें इनकी पहले से ही प्रकाशित है, इसके अलावा, इस लेखमाला के अलावा ना, जो आपसे लेखमाला भी हम चर्चा किए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप देखे होंगे इधर एक मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, ये मिस इंडिया नहीं है, मिस इंडिया यूएसए, मतलब यूएसए मिस इंडिया यूएसए जो हुआ प्रतियोगिता उसकी विजेता है। मिस इंडिया यूएसए सभी भारतीय जो अमेरिका में रह रही हैं उनके द्वारा भाग लिया जाता है। इसमें रिजुल मैनी 2023 के लिए कौन बनी है, रिजुल मैनी, रिजुल मैनी 23 मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अब क्वेश्चन बैंक या एग्जाम देने का अनुभव आपके पास अगर है तो आपको पता होगा ये बहुत पूछे जाने वाला पुरस्कार है। ठीक ना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जो आप 2-4 एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन टकराएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 23, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 23 का किसको मिला, तो ये मिला डेनियल बेरेनबोइम को। पहला नाम देखिए डेनियल बोरेन बोइम, संयुक्त रूप से है, पहले ये हो गए। दूसरा जो मिला है जो संयुक्त रूप से दिया गया अली अबू अबाद को, किसको मिला, अली अबू अबाद, अली अबू अबाद को मिला। दोनों का आपको ध्यान रखने का प्रयास करना होगा। डेनियल बोरेनबोइम को मिला और अली अबू अबाद को मिला। नाम से स्पष्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार का अवार्ड है 2023 का। ठीक है, जो हम लोग शांति प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किए जाते हैं उसके लिए दिया जाता है। अब जैसे ही बात आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति प्रयास किए जाते हैं उसके लिए दिया जाता है, तो एक प्रश्न सीधा आ गया क्या कि इनको किस काम के लिए दिया गया। ठीक है, इनको क्यों दिया गया, तो इनको अभी इजराइल और फिलिस्तीन जो युद्ध है चल रहा है, आपको पता है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में शांति के जो प्रयास हैं उसके लिए दिया गया है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में शांति के प्रयास के लिए इनको दिया गया है। आप सबको पता है युद्ध तो रुका नहीं है, लेकिन शांति के प्रयास दोनों के लिए किए गए हैं और दोनों के द्वारा जो अरब और इजराइल जगत के जो युवा वर्ग खासकर है उनमें एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि शांति की ओर दोनों बढ़े और शांतिपूर्वक युद्ध समाप्त हो। ठीक है, इस दिशा में इनका प्रयास है। तो डेनियल बोरेनबोइम है कौन, ये करते क्या है, ये पियानो वादक है। क्या ये पियानो वादक है, पियानो बजाने वाले कलाकार हैं जो संगीत के माध्यम से शांति की अपील या शांति का संवाद, पहले भी इनका ये काम रहा करते रहने का। ये है अर्जेंटीना के, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, लेकिन पश्चिम एशिया के क्षेत्र में विशेषकर शांति के लिए इनका संदेश और मैसेज देने का काम अपने संगीत के माध्यम से
और अपनी ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से, ये पहले से भी करते रहे हैं। और अभी जो इन्होंने प्रयास किया है, ठीक है, उसके लिए इनको ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 23 दिया गया। क्लियर। दूसरा नाम मेरे पास आया अली अबू अबाद का। ये कौन है? ये फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं। ये कहाँ के हैं? ये फिलिस्तीनी है, एक शांति कार्यकर्ता है, इनको दिया गया है। ये भी पहले से ही इस पे काम करते रहे, फिलिस्तीन पे शांति स्थापना के लिए और वहां पे सामाजिक सुधार के लिए काम करते रहे पूर्व से भी। और इनके द्वारा पहले भी टेगहीर के नाम से फिलिस्तीन में, कहा किस नाम से? टेगहीर के नाम से एक जन स्वतंत्र आंदोलन चलाया गया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक विकास करना था या सामाजिक विकास को समर्पित था। ये टेगहीर मूवमेंट इनका अली अबू अबाद का, ठीक है। और वर्तमान में इनके द्वारा जो शांति के प्रयास किए गए वहां पे या किए जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, ठीक है। अब समझ के महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण अभी जो युद्ध चल रहा है दोनों के बीच, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके लिए अवार्ड मिला हुआ, उसमें शांति प्रयास के लिए, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि इस पर पूछे जाने की संभावना रहेगी। दोनों का हमने आपसे बैकग्राउंड भी डिस्कस कर दिया है। एक पियानो वादक है, आपसे ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया अभी दो व्यक्तियों को है क्या? तो एक पियानो वादक है और एक शांति कार्यकर्ता है। क्लियर है? तो ये पूरे तरीके से आप तैयार रहेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा किसी चीज में कि आप गलत करें, ठीक। आगे आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी आप देख रहे थे वो क्या था? युवा था। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 23। इसके पहले जो आप नाम देखे थे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा वर्ग में था। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हम लोग देखते हैं जो सामान्य है उनका 23 में। ये भी 24 भाषाओं में दिया जाएगा। 2-3 भाषाओं में हम लोग इसको कम से कम ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले मैथिली में, तो मैथिली में दिया गया बासुकीनाथ झा को। किसको मिला मैथिली में? बासुकीनाथ झा। बासुकीनाथ झा को मिला। उनकी क्या कृति है? तो उनको निबंध में मिला। उनका एक निबंध संग्रह आया है बोध संकेतन के नाम से। वो निबंध संग्रह है, क्या है? बोध संकेतन। बोध संकेतन क्या है? एक निबंध संग्रह है, एक ऐसे का ये संग्रह है बोध संकेतन। नाम क्या है उनका? बासुकीनाथ झा। मैथिली साहित्य में जिसको मिला उनका नाम है बासुकीनाथ झा को मिला है मैथिली साहित्य अवार्ड, ठीक है। हिंदी में दूसरा देखेंगे हम लोग साहित्य अकादमी में हिंदी। तो हिंदी भाषा में मिला है किसको? हिंदी मिला संजीव। हिंदी भाषा में जो मिला है उनका नाम है संजीव। उनका जो किताब है उसका नाम है मुझे पहचानो। उनकी कृति है मुझे पहचानो। मुझे पहचानो के लिए किसको मिला? संजीव। हिंदी भाषा में संजीव को मुझे पहचानो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे अंग्रेजी। 3-4 में इसमें जानिए। इसी 3-4 में से ही पूछता है वो, जब पूछता हमेशा, और यही 3-4 सब्जेक्ट में से ही प्रश्न होते हैं। अंग्रेजी में मिला नीलम शरण गौर। नीलम शरण गौर को, नीलम को मिला, आप ऐसे भी याद रखिएगा तब भी काम चलेगा आपका। नीलम शरण गौर। केवल न्यायिक सेवा वाले में रहता है कि आपको नाम लिखना होता है, बाकी जगह तो ऑप्शन रहते हैं आपको। उसके मुख्य परीक्षा में ऐसा रहता है कि आपको नाम लिखना होता है, बाकी में तो आपको ऑप्शन हो देता है। नीलम शरण गौर को, उनकी किताब है, उनका उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। रेक्यूम इन रागा जानकी, इनका किताब का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। इसके लिए मिला अंग्रेजी साहित्य का, ठीक है। नेक्स्ट है उर्दू। एक उर्दू तक जानिएगा, हमारे को काम इससे चल जाएगा। उर्दू में मिला सादिक नवाब को। उर्दू सादिक नवाब, उर्दू में ध्यान लिख लेंगे, सादिक नवाब को मिला है। उनकी भी कृति का नाम लिखेंगे राजदेव की अमराई। राजदेव की अमराई के लिए मिला उर्दू भाषा में। इसके लेखक कौन है? सादिक नवाब सहर। सादिक नवाब सहर नाम है इनका। इसको उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है। उनकी कृति है राजदेव की अमराई, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा और अवार्ड का अंतिम अवार्ड कर ही लेते हैं। देख बड़ा रह गया है, 2-4 अवार्ड और करेंगे, समय मिलेगा तो दूसरा चीज देखें। देखिए
अब है खेल के क्षेत्र का एक अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किनका नाम पे है? मेजर ध्यानचंद के नाम पे। अब सबको ध्यानचंद के बारे में पता होगा। ये जो मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, हॉकी से संबंधित रहे हैं, तो एक अवार्ड इनके नाम पे भी है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार मिला है बैडमिंटन के लिए। किसके लिए मिला है? बैडमिंटन खेल के लिए मिला। सात्विक को मिला, सात्विक रेड्डी नाम है, सात्विक रेड्डी याद रखेंगे तभी काम चलेगा बैडमिंटन खेल में। सात्विक रेड्डी, पूरा नाम बड़ा है इनका, शॉर्ट में बता दिया, सात्विक रेड्डी। सात्विक साईराज रंगा रेड्डी नाम है इनका पूरा। सात्विक रेड्डी याद रखेंगे तभी काम चलेगा। और साथ में दो आदमी, एक आदमी और है, और चिराग शेट्टी। सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक ना। इसको मिला है संयुक्त रूप से, सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी को संयुक्त रूप से यह अवार्ड मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के लिए है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब इनका क्षेत्र ज्यादा है, 26 क्षेत्रों में मिलने वाला अवार्ड है। ठीक है, एक दो में नहीं है। खेल की 26 ऐसी क्षेत्र हैं जहां ये अवार्ड मिलते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण को तो जानेंगे ही, और कुछ इसलिए भी जानना पड़ता है कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कोई खिलाड़ी का नाम देगा और पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वहां भी आप अगर जानेंगे, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको आप नहीं जान रहे तो आप वहां नहीं कर पाएंगे उत्तर। ठीक है, जैसे देखिए क्रिकेट, सब लोग जानते हैं, इसमें मोहम्मद शमी को बहुत बार पूछता भी इसलिए क्रिकेट ही है। क्रिकेट में किसको मिला? मोहम्मद शमी। ठीक है, पैरा तीरंदाजी, पैरा तीरंदाजी में, पैरा तीरंदाजी में मिला ये शीतल देवी। ठीक है, दो को याद रखिएगा, पैरा तीरंदाजी है जिसका नाम ध्यान रखेंगे हम लोग, शीतल देवी को। ठीक है, उसके बाद दो तीन महत्वपूर्ण को जानेंगे तब भी चलेगा, जैसे शतरंज, आर वैशाली, शतरंज में आर वैशाली को। ठीक है, टेबल टेनिस, ये अहिका मुखर्जी, अहिका मुखर्जी को मिला टेबल टेनिस का। ठीक है, दो चार का नाम लिख लेंगे, बाकी 26 का एक दो बार ध्यान आप जोड़ाएंगे वहां से, मैगजीन से भी आता ही है, तो सभी मैगजीन में ही आएगा। ठीक है, फिर आप देखें कबड्डी, पवन कुमार और ऋतु नेगी। कबड्डी में पवन कुमार और ऋतु नेगी, जो वैसे महत्वपूर्ण जो खेल से उनकी हम चर्चा कर दे रहे हैं आपसे। कबड्डी में पवन कुमार और ऋतु नेगी को मिला। ठीक, ये 4-5 अवार्ड जाने। अर्जुन पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है? तो 26 में। ठीक है, 4-5 हमने आपसे चर्चा किया, अभी क्रिकेट का चर्चा कर दिया, मोहम्मद शमी को, पैरा तीरंदाजी शीतल देवी को। ठीक है, इस तरह के शतरंज आर वैशाली को। ऐसे कम से कम 5 एक और में याद रखिएगा, मैगजीन से आप देखेंगे फिर 5 याद करेंगे, तो कम से कम आपको इतना जरूर होगा कौन खिलाड़ी किस खेल से, वहां भी क्वेश्चन आएगा तब भी उत्तर कर पाएंगे। ठीक है ना, कबड्डी पवन कुमार और ऋतु नेगी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका एक दूसरा अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार के बाद, ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार। ध्यानचंद जीवन पर्यंत जो हम लोग देते हैं, जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार। इसमें बैडमिंटन, ये आप तीनों याद रखना पड़ेगा। ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार 3 क्षेत्र में मिला, वो तीनों आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है बैडमिंटन, मंजूषा कंवर। ठीक है, मंजूषा कंवर को बैडमिंटन में मिला। कबड्डी, कविता सेल्वराजू को, कविता सेल्वराज को मिला। कविता सेल्वराज को कहाँ मिला? कबड्डी में मिला। तीसरा हॉकी, विनीत कुमार शर्मा को, हॉकी विनीत कुमार शर्मा। बैडमिंटन मंजूषा कंवर, कबड्डी कविता सेल्वराज। ठीक है, ये क्या है? ध्यानचंद जीवन पर्यंत अवार्ड है, ध्यान रखेंगे। इसका नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये पुरस्कार के श्रेणी में आज में अंतिम यही है। ठीक है, पुरस्कार में हालांकि हम लोग को करना चाहिए कि 2-2 करके ध्यान रखिएगा, तो ज्यादा डेटाबेस नहीं समझ में आएगा। आज हम लोग ज्यादा कर लिए हैं। खैर, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आप देखेंगे क्वेश्चन में लगातार पूछा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमको जानना चाहिए। ठीक है, ये द्रोणाचार्य नाम से आप समझ गए, गुरु को या कोच को मिलने वाला पुरस्कार है। देखिए मल्लखंभ, एक खेल है मेरा मल्लखंभ। ठीक है, मल्लखंभ। ठीक है, मल्लखंभ के लिए हाँ ठीक है, खंभ लिखेंगे,
मलखंभ। इसके लिए किसको मिला है? गणेश प्रभाकरण। किसको मिला? गणेश प्रभाकरण को। मलखंभ खेल है, मलखंभ खेल का नाम सुने आप लोग? मलखंभ का कोई स्टूडेंट अगर सुन पा रहे हैं अच्छे से तो बताइए, कोई जान इस खेल को देखे हैं या जानते हैं इस खेल को? मलखंभ पुरस्कार जो मिल रहा है गणेश प्रभाकरण को, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, इस खेल के विषय में आपको कोई जानकारी है? देखिए, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश स्टेट ने इसको अपना राज्य का खेल भी घोषित कर रखा है मलखंभ को। ठीक है, ये एक तरह का एथलेटिक्स आधारित खेल है। पहले मार्शल आर्ट का पार्ट हुआ करता था, अभी भी लोग उसको मार्शल आर्ट का पार्ट मानते हैं। कुछ लोग एथलेटिक्स का, कुछ जिम्नास्ट का मानेंगे। मलखंभ क्या है? खंभ मतलब खंभा ही है। खंभा जो होता है, एक खंभा होता है, इसमें आप बहुत बार देखे होंगे, टीवी पे देखेंगे या कहीं भी सोशल मीडिया में देखे, कोई खिलाड़ी इस खंभा पर लटक करके, झूल करके, पैर को पीछे फंसा करके तरह तरह के करतब दिखाता है। ठीक है, यही मलखंभ। खंभा पे एक आधा खंभा जो गड़ा रहता है, उस खंभा पे चढ़ करके जो तरह तरह उस खंभा पे खड़ा होना, खंभा पे झूलना, खंभा पे आधे शरीर को लपेट कर रखना, इस तरह का जो करतब आप देख रहे हैं, वो मलखंभ खेल में दिखाए जाते हैं। इसका जो निर्णय होता है, कौन कितना, कौन जीता, जो जज इसके होते हैं वो देखते हैं, वो कला की बारीकी इसको देखते हैं, और जिसका अच्छा बैलेंस होता है इस खेल में, उसको इसमें स्कोर दिए जाते हैं। स्कोर के आधार पर इस पे हार जीत का फैसला किया जाता है। क्लियर है? तो ये मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है, इसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार गणेश प्रभाकरण को दिया गया है। नेक्स्ट है पैरा एथलेटिक्स। तो पैरा एथलेटिक्स में दिया गया महावीर सैनी को। पैरा एथलेटिक्स द्रोणाचार्य पुरस्कार महावीर सैनी। ठीक है, कुश्ती, कुश्ती द्रोणाचार्य पुरस्कार ललित कुमार। फिर से आपसे रिपीट कर रहे हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसलिए इसको जरूर लिखिएगा और जरूर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। कुश्ती ललित कुमार। शतरंज आरबी रमेश। शतरंज में किसको मिला? आरबी रमेश को मिला शतरंज में। हॉकी, हॉकी में किसको? शिवेंद्र सिंह। हॉकी का पुरस्कार किसको मिला? शिवेंद्र सिंह को मिला। ठीक है, मलखंभ गणेश प्रभाकरण, पैरा एथलेटिक्स महावीर सैनी, कुश्ती ललित कुमार, शतरंज आरबी रमेश, और नेक्स्ट है हॉकी शिवेंद्र सिंह। ठीक है, ये अवार्ड का सिस्टम था हम लोगों का। ठीक है, इतने पुरस्कार हम लोगों को देखने थे। चलिए दूसरा यूनिट शुरू करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, अब यहीं पे छोड़ेंगे। देखिए, ये आप लोग मतलब अगर कुछ बोलना चाहे क्लास में हमको बोल सकते हैं, और अगर बाद में यूट्यूब में देखते हैं वहां भी आप कुछ बताना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें, तो कमेंट्स में आप देंगे, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, उसको हम देखेंगे। उस पर अगर आपका कुछ ऐसा आता है, कुछ डिमांड्स या कुछ लगता है आपको जानना चाहिए, या किसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस की जरूरत है, या आप क्या चाहते हैं, तो उसके अनुसार भी उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, अभी तक जितने जो पैटर्न्स हैं, जो भी पीटी एग्जामिनेशन के कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसको करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से और साथ साथ उस विषय की समान अवधारणा को भी जानने के दृष्टिकोण में रखते हुए आपको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप उस चीजों को जाने और समझें। आपको सिंपल याद रखेगा कि मलखंभ में इसको मिला। ठीक है, गणेश प्रभाकरण को। अब कभी अगला क्वेश्चन आएगा कि मलखंभ किस राज्य का राजकीय खेल है, तो आप जानेंगे नहीं। ठीक है, अभी रुचि तो तब होगी जब आप जानेंगे कि मलखंभ क्या है। उस खेल को अगर जान गए तो आप उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके कुछ विचार रहेंगे तो आप अगले क्लास से, इस क्लास में भी आप बोल पाएंगे, बोलने का आपको सुविधा, आप माइक्रोफोन कर दिए हैं, अगले में फिर देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे तो बताएंगे। चलिए, कुछ बोलना